क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। बात चल रही है अपने गुणस्थानों के स्वरूप की। 10 गुणस्थानों के बारे में हमने कल समझ लिया था। आज 11 गुणस्थान समझेंगे। 11 गुणस्थान है। क्या नाम है 11 गुणस्थान का? उपशांत, कषाय, वितराग, छद्मस्त गुणस्थान ऐसा भी बोलते हैं, या उपशांत कषाय गुणस्थान भी बोलते हैं। तो अपन सही तरीके से पढ़ेंगे। उपशांत, कषाय, क्या नाम है 11 गुणस्थान का? उपशांत, कषाय, वितराग, उपशांत, कषाय, वितराग, छद्मस्त। समझे? गुणस्थान। कल जो बात चली थी उसमें पूछा गया था कि प्रथम बार जो उपशम संकेत प्राप्त करता है वो उपशम श्रेणी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यानी प्रथम बार जो उपशम संकेत प्राप्त करता है तो ग्रंथि भेद जन्य होता है। उसके जो गुणस्थान होते हैं वो चौथा और सातवां तक ही होता है। तो प्रथम बार अगर ग्रंथि भेद जन्य उपशम संकेत प्राप्त होगी तो वो उपशम श्रेणी नहीं करता। सेकंड बार में जब उपशम श्रेणी मिलती है तो उसमें कर सकता है। ठीक है, वो ध्यान। 11 गुणस्थान उपशांत, कषाय, वितराग, छद्मस्त गुणस्थान। यहाँ हमारा जो भी दारोमदार चल रहा है यानी आत्मा की जो भी विशुद्धि हो रही है या वो जो भी गुणस्थानों को प्राप्त कर रहा है उसका सारा दारोमदार किसके ऊपर है? किसके ऊपर है तो बता सकते हैं? उपशांत, कषाय, वितराग। हाँ, उपशांत नहीं, कषाय के ऊपर है। कषाय जीव कषाय कितनी उपशमन करता है या क्षय करता है या वो शोषण में रहता है, जितनी मात्रा में वो कषाय से उपरत होगा, उपरत मतलब पतला करेगा, कषाय को उसका स्तर हल्का करेगा, पतला करेगा, उतना ही वो गुणस्थानों में आगे बढ़ेगा। यहाँ और कोई दूसरा कारण नहीं है गुणस्थानों में बढ़ने का। ज्ञान है या ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं। जब भी गुणस्थानों में वो ऊपर बढ़ेगा या तो कषाय को उपशमन करना पड़ेगा, अगर उपशमन किया तो फिर क्षोभशम में रहना पड़ेगा, या फिर आगे क्या करना पड़ेगा? क्षय करना पड़ेगा। तो जिन जीवों का कषाय शांत हो गया यानी अब किसी भी तरह की कषाय, चाहे वो अनंतानुबंधी हो, चाहे वो अप्रत्यय खाने वर्ण वाली हो या प्रत्यय खाना वर्ण वाली हो, ये संतुलन, यह संतुलन की बात है। क्योंकि अनंतानुबंधी, अप्रत्यय खाना वर्ण और प्रत्यय खाना तो वो पहले ही शांत कर देता है। अब रह गई कषाय संतुलन, उसका भी वो क्या कर देता है? उपशांत कर देता है। यानी किसी भी तरह की कषाय का जब उदय नहीं होता है तो उसको उपशांत कषाय कहते हैं। ऐसा जीव वितरागी कहलाता है। जिसकी कषाय उदय ना हो वो वितरागी हो जाता है, किंतु रहता है छद्मस्त, क्योंकि अभी उसके गातिक कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए रहता तो वो छद्मस्त है, किंतु फिर भी वितरागी हो जाता है क्योंकि कषाय उदय में नहीं है। कषाय उदय में क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कषाय को क्या कर दिया है? उपशांत कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है। अब 12 या उपशांत कषाय वितराग छद्मस्त गुणस्थान है। तो यहाँ क्षीण कषाय, बस एक शब्द चेंज होता है, उसकी कषाय क्या हो गई? गुरु जी, अगर इस गुणस्थान में जीव काल करेगा तो? काल करेगा तो वो अंतर्गमान में जाएगा, और नहीं किया तो? नहीं किया तो नीचे उतर जाएगा, नीचे गिरेगा वापस। तो नियम है वो मिथ्यात्व में गिरेगा ही। जरूरी नहीं नित्यात्म में जाए, जरूरी नहीं, नित्यात्म में जा भी सकता है ना, जाएगा ये जरूरी नहीं। गुरुजी, अगर वो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा तो सम्यक्त अवस्था में गिरेगा क्या? तो समझता संकित तो नहीं गिरता है, संकित से नहीं गिर रहा है, गुणस्थान से गिर रहा है ना। संकित तो चौथे गुणस्थान से ही शुरू है।
हाँ, तो संकित मिथ्यात्व में नहीं बदलेगा क्या? वो त्रिपुंज कर्ता आपने कहा था। अरे वो तो शुरुआत में कहा था भाई, जब जब उपशम संकेत प्राप्त करता है, उपशम श्रेणी और उपशम संकेत दोनों में फर्क है। अच्छा, नहीं ठीक है उपशम ना? कर्ता हुआ 11वें गुणस्थान में आएगा ना गुरुजी? हाँ तो तो उपशम श्रेणी करेगा। हाँ श्रेणी करेगा। 8वें गुणस्थान में 5 बात करता है। अपूर्व करण कर, मैंने बताया 5वें गुणस्थान में क्या क्या करता है वो, ये मिश्रा 8वें गुणस्थान में बताया था ना, क्या करता है, स्तुति घात करता है, रस घात करता है रसघात ना। करता, हाँ और क्या करता है, उपशांत करता है ना? हाँ कम हाँ घात करना मतलब उपशांत करना। 5 बातें करता है, अपूर्व है उसके लिए, वो पहले कभी नहीं हुई हाँ, है ना। कभी नहीं हुई ऐसी बातें कर, हाँ होती है। स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी, गुण गुण श्रेणी संक्रमण। होकर गुण संक्रमण, अपूर्व गुण स्थिति संग, ये सारे उपशम श्रेणी में होता है, उपशम संकित में नहीं होता। समझ गया अच्छा आप? उपशम श्रेणी और संकित अलग है। हाँ मैंने बताया ना, अभी तो बताया कि उपशम संकित और उपशम श्रेणी दोनों चीजें अलग हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ यहाँ जो कषाय उपशांत हो रही है, ये कषाय उपशम श्रेणी वालों के लिए है ना। हाँ, अब ये सारा गुणस्थान आ गया, तो यहाँ कषाय क्या करके करता हुआ आ रहा है जी, कषाय को क्षय करता हुआ आ रहा है, नष्ट करता हुआ। तो नष्ट करता हुआ तो आ गया, उसने कषाय को नष्ट कर दी, वितरागी बन गया, किंतु अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसे छद्मस गुणस्थान कहलाता है। 12 गुणस्थान कौन सा है? क्षीण, कषाय, वितराग, ठीक छद्मस। है। सुनना है? हम्म हाँ गुरुजी। हम्म, ठीक है। तो 11 और 12 दोनों गुणस्थान हो गए। 11 गुणस्थान में कषाय को उपशमन हो रहा है, दबा रहा है, उदय में नहीं आने दे रहा है, किंतु ये जो जीव है ये कषाय का क्षय करता हुआ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब 13 13वां और 14 दोनों साथ लिख देते हैं। 13 में कौन सा है? सहयोगी केवलिका। सहयोगी केवल। और 14वां स्थान है अयोगी केवलिका। अयोगी अयो, केवलिका। सहयोगी केवल। सहयोगी सहयोगी का मतलब होता है कि जिन साधकों ने योग सहित। जाति कर्मों का, जो ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, मोहनी है और अंतराय है, ये जो जाति जो घाती कर्म है, इन घाती कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय कर दिया। उनको जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वो योग वाला है। कौन सा है? जिसके मन है, वचन है, काया है, और इन योगों की प्रवृत्ति वो करते हैं, फिर भी वो घातिक कर्म क्षय होने से केवल ज्ञानी हो गए। इसलिए इस गुण स्थान को क्या कहते हैं? सयोगी केवल सहयोग। गुण। समझ में आया? हाँ। ये जो गुणस्थान वाले जीव हैं वो सभी पदार्थों को जानते देखते हैं, इंद्रिय आदि की अपेक्षा नहीं रखते, वो केवल डायरेक्ट आत्मा से। सहयोगी केवल डायरेक्ट अपने स्वरूप विशेष को डायरेक्ट जानते हैं। यानी त्रैकालिक वस्तुओं को, चाहे वो कैसी भी पर्याय हो, कैसा भी समय हो, काल हो, त्रैकालिक सबको वो क्या करते हैं? जानते देखते हैं। और ऐसे साधक योग होते हैं, मन से, वचन से, काया से प्रवृत्ति करते हैं, किंतु कषाय नहीं होने से इनके कर्मों का बंधन नहीं होता, केवल एक वेदनिक कर्म का योगों शाखा की वेदनिक कर्म का प्रवृत्ति। पहले समय में बंद होता है, दूसरे में स्पर्श हो, तीसरे में विद्या होता है, वो एक अलग विषय। किंतु ये जो गुणस्थान वाला जीव है ये योगों की प्रवृत्ति करता है और घाती कर्मों का क्षय करने से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए सहयोगी केवल गुणस्थान 12 गुणस्थान वाले कहलाते हैं। ठीक है। अब 14वां गुणस्थान
अयोगी केवली गुणस्थान। अयोगी, अब ये इसका समय बहुत थोड़ा है, इसमें वो योगों की चंचलता को भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति भी नहीं करते हैं, और रोकने से जो अवस्था प्राप्त होती है उसको हम अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम 14 गुणस्थानों के बारे में क्या हो गए समझ लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, जी गुरुजी। अब हम आगे चले। जब 14 गुणस्थानों को हमने देख लिया है और हमारा मूल विषय चल रहा है बंद अधिकार, क्या चल रहा है, तो जो हमारी जो प्रकृतियां थी, टोटल हमारी उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 148। 148। और मूल कर्म कितने हैं? हाँ जी, मूल कर्म कितने हैं? 8। 8 कर्म हैं। 8 कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, है ना? जी या या अपन फिर 158 भी होती है, अगर वो बंधन जी संगठन का हम अगर विस्तार करेंगे हाँ जी। 158 भी हो जाती है। एक बार हम प्रकृति को वापस समझ लेते हैं, फिर हम बंद अधिकार चलाएंगे कि गुण स्थानों में बंद अधिकार कैसे होते हैं। ठीक है ना, एक बार हम वापस समझेंगे। पहला है ज्ञानावर्णीकरण। पहला क्या है? ज्ञानावर्णीकरण। हाँ, ज्ञानावर्णीकरण। इसमें उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 5। दूसरा दर्शनावर्णीकरण, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लें। दर्शनावर्णी की 9। दर्शनावर्णी की 9 प्रकृति, बहुत अच्छा। तीसरा वेदनी, वेदनी की 2। साता साता। वेदनी कर्म की 2 प्रकृति। मोहनीय के 28। मोहनी कर्म की 28 प्रकृति। 28। आयुष, आयुष की 4। आयुष कर्म की 4। फिर नाम कर्म 93। 93 या 103। 93 या 103। और ऑब्लिक 103। जब 93 करेंगे तो टोटलिंग आएगी वो अपन की 148, और 93 करेंगे तो 158। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोत्र कर्म 2। 2 कर्म। अंतराय की 5। अंतर की 5 कर्म। ठीक है, इन प्रकृतियों के बारे में मैंने विस्तार से आपको दिखवा दिया है कौन कौन सी होती है ना? जी ज्ञानावर्णी 5 कौन सी होती है वो लिखवा दी है। दर्शनावर्णी की 9 लिखवा रखी है, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयुष की 4, नामकरण की 93 या 103, गोत्र की 2, अंतराय की 5। टोटल कितनी प्रकृतियां हो गई? 148। 148 या पब्लिक 158। ठीक है ना, ये अपने टोटल प्रकृति। अभी हाँ, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं। अब हम इस बात को समझेंगे कि ये जो 148 प्रकृतियां हैं, आपको 158 नहीं मानेंगे, 148 ही चलेंगे, क्योंकि 93 प्रकृतियों में 93 प्रकृतियों के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो 148 यानी 148 प्रकृतियां हैं, इसमें से जीव को कितने प्रकृतियों का बंधन है? प्रकृतियां तो इतनी है, समझ में आ गई बात? प्रकृतियां कितनी है? 148। 158। किंतु जो जीव होता है, जो कर्म करता है, संसारी जीव जो होता है, वो कुछ प्रकृतियां हैं
148, ठीक है। अब जो संसारी जीव जो कर्म करता है वो जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं उसमें से 148 का बंध नहीं करता। कितने का बंध करता है? 120 प्रकृति का ही बंध। कितनी प्रकृति का बंध करता है? 120। थोड़ा सा समझना और ये नोट करना, ये यहाँ जो भी लिखी जा रही है बातें नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा। कुल 148 प्रकृतियों में से 120 प्रकृतियों का ही क्या होता है? बंध होता है। हाँ। अब कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं होता? अब 148 में से 120 प्रकृति का बंध ही होता है, तो कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता? 28। 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वो 28 प्रकृति अपन पहले समझेंगे, ठीक है। 130 बंद गुरुजी हर जीव के लिए है या पर्टिकुलर किसी जीव के लिए बंद है? संसारी जीव की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी जीव की बात नहीं कर रहे। यहाँ हाँ। जो कोई मैटर चलेगा संसारी जीव की बात चलेगी, ठीक है ना। संसारी जीव की, हाँ। पर्टिकुलर जब बात करेंगे तो फिर पहले गुणस्थान में जो जीव हैं उनके कितने बंद होंगे, दूसरे वाले जो हैं कितने होंगे, तीसरे कितने होंगे, वो बाद में बताएंगे। ठीक अभी है, अपन संसारी जीवों की बात कर रहे हैं कि संसारी जीव कुल 148 प्रकृतियों में से 120 प्रकृति का बंध करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। जी जी। हाँ। अब चलो, अपन को अभी 28 जो प्रकृतियां हैं, मतलब 28 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है ना। Get 28 प्रकृतियों का बंध नहीं। वो 28 प्रकृतियां कौन सी हैं उसको समझ लेते हैं। मोहिनी कर्म की 2 प्रकृति, मोहिनी कर्म की 2 प्रकृति, उसका बंध नहीं होता है। वो 2 प्रकृतियां कौन सी हैं? मिश्र मोहिनी, मिश्र मोनी, इसमें ना मिश्र मोहिनी प्लस संकित मोहिनी। समकित मोनी। ये नोट कर ले, 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। उसमें से मोहिनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, मिश्र मोहिनी और संकित मोहिनी। यूं मोहिनी कर्म की हमने कितनी प्रकृतियां बताई थी? मोनी 28। 28 प्रकृतियां। 28। उसमें से 2 प्रकृति है, मिश्र मोहिनी और संकित मोहिनी। जीव उनका बंध नहीं करता, तो बंध कौन सी प्रकृति का करता है? मिथ्यात्व मोनी सम्यक का। मिथ्यात्व। बहुत अच्छी बात है, मिथ्यात्व का बंध करता है। अभी नाम कर्म की हमने 67 और 93 प्रकृतियां बताई थी, है ना। जी। उसमें से जो वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो 20 प्रकृतियां हमने बताई, उसमें से केवल 4 प्रकृति का ही बंध होता है। यानी कितनी प्रकृति का बंध नहीं होता? 14 हाँ, 16। 16 सॉरी मिछावे दुकान। नाम कर्म की 16 प्रकृति का बंध नहीं होता। वो 16 प्रकृति कौन सी? जो वर्ण है, वर्ण कितने हैं? 5। 5 गंध कितने हैं? 2 गंध 2। कितने हैं? 10 रस भी 5 और स्पर्श कितने हैं? 8 8। ये टोटल जो 20 प्रकृतियां हैं, उसमें से केवल 4 का ही बंध होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श। 16 का बंध नहीं। गंध बंध जो होता है ना एक साथ होता है, अलग अलग बंध नहीं होता। जैसे मान लो वर्ण है तो अब काला का बंध होगा तो नीले का नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता है। 5 वर्णों का बंध एक साथ होता है। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो कोई काले वर्ण का बंध अधिक मात्रा में कर रहा है तो वो काला कौवा दिखाई देता है, या काली भैंस दिखाई देती है, काली गाय दिखाई देती है, कोयल काली दिखाई देती है, किंतु उसमें भी सारे वर्ण हैं। समझ रहे हैं बात को?
इसलिए वर्ण का, गंध का, रस का और स्पर्श का, इन 4 प्रकृतियों का बंध होता है, 16 का नहीं होता। समझ में आ गई? तो जहां जहां पे भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की बात आएगी वहां हम केवल 4 प्रकृति का ही बंध समझेंगे, 16 का नहीं समझेंगे। 16 और 2 कितनी हो गई? 18। 18। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी जी। नहीं, वो नाम कर्म के जो 16 प्रकृति है ना गुरुजी, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये इसका नाम कर्म में ये 16 बंद नहीं करते हैं क्या? इन 16 का बंध नहीं होता। बंध किसका होता है? वर्ण का। 5 वर्णों का एक साथ हो जाता तो हमने वर्ण को एक ही मान लिया। गंध का, अच्छा। दोनों गंध का होता है तो दोनों को एक साथ मान लिया। अच्छा, किसी का ये किसी का वो, इस हिसाब से मतलब क्या एक ही जीव? नहीं, समझ में नहीं आया। एक ही जीव, एक समय में एक ही वर्ण, एक ही गंध, एक ही स्पर्श सभी का और बंध एक होता ही है, रस एक का साथ 5 उपयोग वर्णों होता का बंध हो रहा है एक ही समय। नीचे आना। देखो अब मेरी बात सुनो, आप बोले नहीं बीच में ना बोलो। एक मिनट गुरुजी बोलिए आप। जीजी कैसे गए? तो बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? संतोष मैन कौन है? आप बोलिए सर। देखो हमने क्या बताया, 5 वर्ण होते, 2 गंध होते, 5 रस हाँ। होते, 7 स्पर्श होते। हाँ, ये कुल होती है। ये 20 हो गए। ये सुनने की थोड़ा बंद करो मोबाइल अपना। संतोष प्लीज सुरा, थोड़ा सा 1 मिनट चुप रहिए ना सभी, प्लीज विनती है। हाँ, बोलिए। 5 वर्ण होते हैं, 2 गंध होता है, 5 रस होता है, 8 स्पर्श होता है। ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। 20 हो गई। किंतु जो वर्ण बंध होता है ना, जो ऐसा नहीं होता कोई लाल का बंध होता तो पीले का नहीं होता, फिर काला का नहीं होता, सफेद का नहीं होता, अच्छा। ऐसा नहीं होता। हाँ, 5 वर्णों का बंध होता है, इसलिए हमने वर्ण को एक मान लिया। ओके। ठीक है, तो इसमें से ओके। 4 समूहों की प्रकृति है। गंध दोनों बंद होती है तो एक इसमें से बंद हो गई, 10, 4 इसमें से कम हो गई, इस पर कितने 4 हो गई। तो ये सारा मिला के 16 प्रकृति का क्या हमने कर लिया, बंद नहीं मान रहे हैं। मतलब अच्छा। वर्ण का बंद मान रहे हैं, गंध का मान रहे हैं, रस का मान रहे हैं, स्पर्श का मान रहे हैं। इसमें सारी प्रकृतियों का बंद होता है, किंतु वर्ण में केवल एक का बंद होगा ऐसा नहीं, 5 वर्णों का बंद होता है। नाकों का इसलिए बंद हो वर्ण को गया। एक मान लिया, गंध को भी एक मान लिया, उसी तरह से रस को भी एक मान लिया और स्पर्श को भी एक मान लिया। तो 4 प्रकृतियां हो गई, है ना? ये हाँ, वर्ण 4 गंध रस प्रकृतियां। 4 प्रकृतियां हो गई। यूं अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 20 प्रकृतियां होती है ना? हाँ, हाँ, तो 4 ही मानकर हम बंध का स्वरूप समझेंगे, 16 का हाँ। नहीं मानेंगे। ठीक है ना? अच्छा। 16 प्रकृति हम कम कर देंगे बाद में। गंध रस ठीक है, अच्छा, 4 into 4 16 ऐसे आ रहा है। ओके। समझ गए? हाँ, आप समझ में आ गया गुरुजी, धन्यवाद। और नामकरण की 5 बंधन, बंधन नामकरण, बंधन की 5 और संगापन की 5। गुरुजी बहुत ही दिखता नहीं है गुरुजी, बहुत ही एक- लाइट, ये इंक इंक क्या बोलते हैं ना, बोलिए, अब दिख रहा है? नहीं सर, इंक दिखता नहीं है। लाइट है सर, नहीं, थोड़ा ना, लिखाई लाइट हो रही है। काली हाँ। काली काला नहीं। नहीं, थोड़ा लाइट का इफेक्ट ऐसा आ रहा है। हाँ, अभी 5 लिखे वो अच्छा है। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, वो ये बंद बंधन क्या है उसके बाद? बंधन और संगातन जो है, इनको संघातन। अलग से बंधन नहीं माना, इनका बंध नहीं माना, इनका औदारिक शरीर के साथ ही ऑटोमेटिक बंद होता है। जब कोई औदारिक शरीर बंद कर रहा होता है, या कोई वेकरी शरीर बंद कर रहा होता है, या कोई आरक शरीर कर रहा होता है, या कोई तेजस कार्बन शरीर तो साथ में सबके होते ही है, तो उनके साथ ही इनका बंद हो जाता है। समझ गए? यानी 5 बंधन और 5 संगातन, ये बंध योग नहीं माना है। यद्यपि 5 बंधन और 5 संगातन नाम कर्म का बंध माना है, लेकिन जिस शरीर नाम कर्म का बंध का या उदय होता है, उसके साथ ही इस शरीर के योग भी बंधन और संगातन अवश्य ही बंध उदय हो जाते हैं। तो शरीर के साथ जो बंधन हो रहे हैं या संगातन हो रहा है, उसका ग्रंथकार आज अलग से नहीं बता रहे हैं। इसलिए ये 5 प्रकृति बंधन की और 5 प्रकृति संगातन की। तो ये कितनी टोटल हो गई? 28। 28 प्रकृति। ये तो टोटल 28 प्रकृति हो गई जो बंधन योग नहीं है। समझ में आ गई अभी बात?
अपन ने बताया ना, कुल प्रकृतियां 148 है, उसमें से 120 प्रकृति का ही बंध मान रही हैं ग्रंथकार। सर उसमें एक से बार 28 बंधन और प्रकृति का संघातन दोबारा बता देंगे प्लीज। मौनी कर्म की 2 है, नाम कर्म की 16, वर्णगंध स्पर्श वाली, और बंधन की 5 और सनातन की 5, कुल मिला के 28 प्रकृतियों का बंध अलग से नहीं होता। समझ में आ गया? ये बंधन मीन्स किस बंधन का बंधन बता रहे हैं गुरुजी आप? उस समय बता दिया था जब हमने नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ी थी। मैं वापस बता देता हूँ कि बंधन जैसे नहीं करना। बंधन और संगातन, बंधन और संगातन शब्द का मतलब नहीं समझा आपने? नहीं, संघातन तो समझ में आ रहा है, बंधन नहीं समझ रहा है। किस चीज का बंधन है ये? अरे बंधन औधारिक बंधन है। औदारिक औधारिक अच्छा, शरीर का बंधन हाँ, क्या? औधारिक ओके, शरीर का बंधन, एकरी शरीर का बंधन, हाँ, आरक हाँ, शरीर शरीर का का बंधन, बंधन। आ रहा है तेजस का। हाँ, ओके, तेजस और ओके, आरक ओके। शरीर का बंधन, ये जो बंधन है वो शरीर के साथ ही हो जाता है, हाँ, शरीर अलग के से नहीं। साथ। ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो इस तरीके से औदारिक शरीर के बंध के साथ, वेकरी शरीर के बंध के साथ, आरक शरीर के बंध के साथ, तेजस और कार्बन शरीर के बंध के साथ इन दोनों प्रकृतियों का भी बंध ऑटोमेटिकली होता है। इसलिए इनको अलग से विवक्षा नहीं कर रहे हैं ग्रंथ का, इसलिए ये टोटल 28 प्रकृतियों का बंध अलग से नहीं माना है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। 120 प्रकृतियां कैसे आई हमारे पास, वो समझ में आ गया? बंधन और संघातन औदारिक, वैक्रिय और हारक शरीर के साथ ही बंद हो जाता है इनका, हाँ, ऐसा कह इनका रहे हैं आप? शरीर आरक तेजस कार्बन जो 5 शरीर है ना, उसके हाँ साथ ही जी। इसका संगठन का बंध हो जाता है, इसलिए इनको अलग से नहीं मान रहे। ठीक है, भाई साहब एक बार बंधन और संघातन की परिभाषा बता दीजिए तो ये और अच्छे से फिट हो जाएगा दिमाग में। देखो जिस कर्म के उदय से पूर्व में जो पुद्गल हमने ग्रहण किए हैं उसके साथ संबंध वापस हो, उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। जिस प्रकार लाख हो, कोई गोंद हो आदि चिपकने वाले पदार्थ से चीजें आपस में जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है, आपस में जोड़ दी जाती है, दो चीज चिपका देते हैं। उसी प्रकार बंधन नाम कर्म भी शरीर नाम कर्म के बल से पहले ग्रहण किए हुए और वर्तमान में ग्रहण हो रहे शरीरों के पुद्गलों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे मान लो अभी हमारे औदारिक शरीर है, बंधा हुआ है, और फिर भी हम औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध कर रहे हैं, तो जो पहले हमारे साथ औदारिक शरीर बंधा हुआ है और हम नए कर्म औदारिक शरीर के बांध रहे हैं, तो उन दोनों को जो मिलाने का कार्य होता है वो बंधन नाम कर्म कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी इसमें औदारिक का औदारिक के साथ होता है, वैसे औदारिक का तेजस कानमन सबके साथ होगा क्या? वो करेंगे तो फिर 158 प्रकृतियां हो जाएगी। वो तो बताने के लिए मैं बताया उस दिन कि अगर उनका सबके साथ अलग अलग करेंगे तो 15 प्रकृतियां हो जाती है। कितनी प्रकृतियां हो जाती है? ये 15। बंधन नाम कर्म की 15 प्रकृतियां हो जाती है। हम्म। तो उसकी विवेचना नहीं कर रहे हैं अपन, तो केवल अभी जो 28 प्रकृतियां जो बंद नहीं हो रही उनकी बात कर रहे हैं। और बंधन वाली कौन सी है कि जो पहले शरीर आदि बंधा हुआ है वो औदारिक आदि शरीर पुनः उन प्रकृतियों का बंध कर रहा है वो जीव, तो दोनों को मिलाने का जो काम होता है उसको बोलते हैं बंधन। समझ में आया? पहले जो बंधा हुआ था वो तो भुगत चुके ना गुरुजी वापस। अभी है ना हमारे साथ, भुगतना सत्ता में पड़े हैं, कहाँ भुगत चुके हैं? अच्छा, वो सत्ता में पड़े हुए हैं, उनके साथ ये मिल जाएगा। ओके, सत्ता ओके। में भी है, हमारा उदय में भी है, हम औदारिक शरीर वाले ही तो हैं। उदय में भी है, सत्ता में भी है। हाँ, हाँ, तो जो चीज पहले से भी है और स्टॉक में और आ रही है, तो उन दोनों को एक मिनट करना ये बंधन एक कहलाता मिनट करना। है। हाँ, और अच्छा, उनको एकत्रित कर देना, ओके, उसको संगातन कहते हैं। ओके, जैसे तो मिक्स हाँ कर। हम्म, हाँ, है ना, जैसे दांतली बिखरे हुए तिनकों को एकत्रित कर लेती है, उसी हम्म, प्रकार संगात नाम कर्म प्रमाण अनुसार शरीर योग दोनों को पिंड रूप में जो बनाता है वो संगात कहलाता है। इस रूप में ये जो प्रकृतियां होती है इन प्रकृतियों का अलग से बंध नहीं होता है। तो वो औदारिक शरीर आदि के साथ ही बंद हो जाता है। ये कुल मिला के 28 प्रकृतियां बंध योग ग्रंथकार नहीं मानते। समझ गए? ये हमेशा के लिए होता है जीव जब तक संसार में रहता है तब, या फिर वापस वापस उसको कभी ना कभी वापस ये अलग से बांधना पड़ता है औदारी के लिए? यानी सत्ता में पड़े हुए खत्म हो जाते हैं या वापस वापस
ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या रघु जी? कैसे खत्म हो, नामकरण सत्ता में खत्म हो जाता है ये? कौन सी प्रकृति कब खत्म होगी वो भी बताएंगे, सत्ता का प्रकरण आएगा तो बताएंगे। ये सारी प्रकृति एक साथ रहती है, ठीक है। यूं सत्ता में 148 या 158 प्रकृतियां रहती हैं संसारिक हाँ जीवन में, हाँ है ना। वो खत्म नहीं होती, चाहे वो उसका वो करे, वो तो जब उदय में आएंगे तब उसका भोग करेंगे, ओके, है ना। यानी सत्ता में पड़ी हुई रहती है, हाँ, पड़ी हुई तो रहती है, ये कर्म करती है। यानी उसको संपूर्ण रूप से क्षय करना ही केवल ज्ञान है, फिर केवल यानी निर्वाण है। ओके। तो कैसे करेंगे निर्वाण? निर्वाण की बात है, जो बात समझाई जा रही है वो समझे, आप कंफ्यूज ना हो। हाँ अभी हो मैं सकता। ये समझा रहा हूँ आपको, इन अष्ट प्रकृतियों का बंध अलग से नहीं होता है। बंध तो अलग। होता है इनका भी, किंतु अलग से नहीं होने के कारण ये बंध योग जो प्रकरण हमारा चल रहा है उसके साथ हाँ नहीं लगता, ठीक है ना। अच्छा। 148 में से 28 प्रकृतियों को बंध योग्य नहीं माना है, इसलिए 120 का मानते। बंध, ठीक है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कंप्लीट? अभी हाँ लगभग समझ में आ गई। नोट कर लें तो अच्छा है। अभी हम जो बंध प्रकरण पढ़ेंगे, अभी पहले गुण स्थान में 120 प्रकृतियों जो बंध संसारी जीव करता है, और पहला गुण स्थान वाला जीव भी संसारी है, तो 120 प्रकृतियों में से कितने प्रकृतियों का वो बंध करेगा, ये चीज अपन समझेंगे, बंध अधिकार अपन समझेंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ प्रकृतियों का सांकेतिक शब्द बता देता हूं, ताकि आपको बार बार उनको क्या नहीं करना पड़े, समझने की दृष्टि से आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ग्रंथकार क्या है, विस्तार नहीं करते, ग्रंथकार क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं। तो कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनको ग्रंथकार ने जो विद्वान है उन्होंने संक्षिप्तीकरण कर दिया, तो उस सांकेतिक शब्दों को भी अपन को थोड़ा समझना पड़ेगा तो सही रहेगा। अब बंध योग प्रकृति कितनी हो गई? 120। 120 हो गई, बहुत अच्छा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। 120 बंध योग प्रकृति कितनी है? 120। अब वैसे तो अधिकतर प्रकृतियां तो अलग अलग ही बताएंगे, किंतु नामकरण की कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनको सांकेतिक भाषा में हम समझेंगे नहीं, तो क्योंकि नामकरण की 27 या 93 प्रकृतियां हैं, उनको बार बार लिखेंगे तो क्या ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। इसलिए कुछ सांकेतिक शब्दों में हम क्या करेंगे, उन चीजों को समझेंगे, ये ध्यान रखें। आप उनको नोट करें, मैं आपको नोट करा रहा हूं, उनको कोई जल्दी भी नहीं है ना, मैं नोट करा। सबसे पहले हम कहेंगे औदारिक द्वीप। तो औदारिक द्वीप कहेंगे तो दो प्रकृतियां कौन सी आएगी? द्वीप मतलब दो, औदारिक शरीर, औदारिक और औदारिक अंगोपांग। मिश्र, औदारिक औदारिक और औदारिक शरीर मिश्र और अंगोपांग। और औदारिक अंगों ये दो प्रकृति। अब जब कभी भी इन प्रकृतियों का बंध के बारे में बात करेंगे या उदय के बारे में, भाई साहब एक निवेदन है, हम्म, मैं एक निवेदन करना चाह रही हूँ। अभी आप ये संक्षिप्तीकरण जो बता रहे हैं, ये सभी को पता तो है नहीं, कोई अपने उपयोग से कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज सब लोग शांत रहिए। भाई साहब फरमा रहे हैं, हम उनको सुनते हैं और हम नोट करते जाते हैं, वो बेटर ठीक। होगा, नहीं तो किसी कोई कुछ और नोट कर लेगा। इसलिए अभी प्लीज, अब ये विषय एकदम, अब क्या बोलना चाहिए, स्पीड ले रहा है, कभी बीच बीच में ना बोलकर सिर्फ सुनने का लक्ष्य रखेंगे ना, तो हम लोग सब बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए ठीक है जी। निवेदन है आप सबसे। ओके। अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं आपको इस किताब का फोटो डाल के भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल सकता हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा समझ लें तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी किताब में डालने के बाद भी आपको मेरे को समझाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, और जिनको आता है वो डिस्टर्बेंस न करें और नोट करें कॉपी में, क्योंकि ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। क्योंकि अभी तुरंत तो ये चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब कभी भी ये बातें आएगी तो आपको तुरंत वो पेज निकाल के देखना है कि वो चीज अगर बताई गई है तो क्या क्या है, कौन कौन सी प्रकृति। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने और ध्यान से इसको नोट भी करें, ठीक है। तो पहली प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि औदारिक द्वीप। द्वीप मतलब दो प्रकृति है, ये दो प्रकृति कौन सी होगी? आहारक शरीर और औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, ठीक है। इसी तरह से वैकृत द्वीप आएगा,
तो वेकरी द्वीप में भी दो प्रकृति कौन सी होगी? वेकरी शरीर और वेकरी अंगोपान। ठीक है। इसी तरह से आरक शरीर, आरक द्वीप आएगा, तो आरक द्वीप में भी हम क्या समझेंगे? आरक शरीर, आरक का अंगोपान। आओ, तो ये दो प्रकृतियां होंगी, आरक द्वीप यानी आरक शरीर और आरक अंगोपान, वेकरी द्वीप यानी वेकरी शरीर और वेकरी अंगोपान। तो चलो औदार्य, और आरक द्वीप मतलब आरक शरीर और आरक अंगोपान। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको? ये दो प्रकृतियां हैं, इनका खुलासा आप आगे लिख लें, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लें, या फिर लिखूं क्या? सर लिख लिया। लिख लिया हम लोग। हाँ, आप लोगों ने लिख लिया ना? हाँ, हाँ। ये तीनों बातें हो गई, है ना, ये तीन प्रकृतियां हो गई। अब आगे चलो, 3 हुई। औदारिक, वैक्री, आहारक। अब आएगा मनुष्य द्वीप। मनुष्य द्वीप की प्रकृति आएगी। तो मनुष्य द्वीप में दो चीज क्या होगी वो बता दें। एक तो मनुष्य गति और मनुष्यानुकूल क्या होगी? मनुष्य गति और मनुष्यानुकूल भी। मनुष्य गति और मनुष्यानुकूल, ये दो प्रकृतियां होंगी। इसी तरह से देवद्वीप, देवद्वीप में भी क्या आएगा? देवगति, देवानुपूर्वी। इसी तरह से नरकगति मतलब नरकद्वीप, नरकगति, नरकानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से तिर्यंच द्वीप, तिर्यंच गति, तिर्यंच अनुपूर्वी। आप नोट कर लें। ठीक है, ये 4 प्रकृति और समझ लो। मनुष्य द्वीप में मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी। देवद्वीप में देवगति, देवानुपूर्वी। नरक द्वीप में नरक गति, नरकानुपूर्वी। तिरंज द्वीप में तिरंज गति और तिरंचानुपूर्वी। समझ में आ गई? हाँ हाँ, ये नोट कर लिया आपने? हाँ गुरु जी। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर इसी के साथ मान लो मनुष्य त्रिक आ गया, तो एक प्रकृति कौन सी बढ़ेगी? बता सकते हो? बताओ तो। यह बढ़ जाएगी मनुष्य आयु। जैसे मनुष्य द्वित आया तो आयु नहीं समझना, मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी समझना। किंतु मनुष्य त्रिक आ गया तो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु। उसी तरह से देव त्रिक, देव गति, देव आयु और देवानुपूर्वी। उसी तरह से नरक त्रिक, नरक गति, नरक आयु और नरकानुपूर्वी। त्रिंज त्रिक, त्रिंज गति, त्रिंज आयु और त्रिंचानुपूर्वी। समझ में आ गई? ये तीन चारों ही बातें एक साथ, ये तो द्विक के रूप में आ रही है, वो त्रिक के रूप में आ रही है। समझ में आया? हाँ गुरु जी। ये चारों की ओर लिख लें आप। उसी तरीके से मनुष्य त्रिक, नरक त्रिक, त्रिंज त्रिक और देव त्रिक। तो 4 ये हो गई द्विक वाली और 4 हो गई त्रिक वाली। त्रिक में एक प्रकृति कौन सी बढ़ रही है? आयु की। मनुष्य आयु। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मनुष्य 7 कितनी प्रकृतियां हो गई? 9 नहीं 12 यहाँ 7 तक तो 11। 11 मनुष्य कैसे ठीक है, 11? समझ में आ गई बातें? मनुष्य गति, औदारिक, वैक्री, आहारक और मनुष्य, देव, नरक, त्रियंच की 8।
11 हो पहले 3 थी, फिर 4 4 चारों की आ गई, पूरी 11 हो गई। देखो, बातें जटिल नहीं है, बातें सरल ही है, किंतु थोड़ा सा समझेंगे और नोट करेंगे तो बातें और सरल हो जाएंगी। थोड़ी सी बात हम इसलिए समझ ले रहे हैं कि ये चीजें अगर हम समझ जाएंगे तो आगे जहाँ कहीं भी आएगा तो अपनी डायरी पूरी भरेगी नहीं, अपन समझ जाएंगे ये बात क्या है, इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ग्रंथकार भी यही बता रहे हैं। अब आएगा निद्रा द्वीप। क्या आएगा? निद्रा द्वीप। निद्रा द्वीप आएगा, इसमें दो प्रकृति कौन सी होगी? एक तो निद्रा होगी, एक प्रचला, ठीक है ना? एक तो निद्रा होगी और दूसरी प्रचला, प्रचला। जो अलग प्रकृतियां हैं। उसके बाद जैसे निद्रा, तो निद्रा निद्रा भी होती है, प्रचला होती है तो प्रचला प्रचला भी होती है ना? किंतु जहां द्विक आएगा तो वहां निद्रा और प्रचला समझना चाहिए। समझ में आ गई? जी। तीसरा जन्मों को मिल जाए 3 बार लेवा। अस्थिर द्वीप। अस्थिर द्वीप में दो दो प्रकृतियां आ रही हैं, एक तो गुरुजी अस्थिर, वर्डिंग्स नहीं दिख रहा है गुरुजी, दिख नहीं रहे हैं पेन गुरुजी। चेंज करो ना। भी बहुत आ रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहे बिल्कुल। अब दिखा है? जी हाँ। सर। पेन का थोड़ा सही कम हो गया। अस्थिर वापस गया। अस्थिर, इसमें दो प्रकृतियां हैं, एक तो अस्थिर और दूसरा है असुर। ये नोट कर लें। क्या है बन नहीं अशुभ। दिख रहा है। अस्थिर द्वीप, अस्थिर द्वीप दो प्रकृति हैं, अस्थिर और असुर, अशुभ। ठीक है? आगे है वेद त्रिक। वेद त्रिक आएगा तो क्या आ जाएगी? वो तो नहीं जाएगा उसको। वही स्त्री मन पुरुष और नपुंसक। हाँ, वेद त्रिक आया तो वो तीनों आ जाएगी, नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, स्त्री। ठीक है? पेन आई दिया। समझ आ गया? ठीक है? अब आगे आ जाएगा दुर्भग त्रिक। दुर्भग। दुर्भग त्रिक। दुर्भग त्रिक कहाँ आया था? ये नामकरण की कौन से प्रकृति में आया था? कोई बता सकता है? स्थावर दशक। स्थावर हाँ, दशक में। बहुत अच्छा, स्थावर दशक में। यानी दुर्भग तीन प्रकृतियां हैं, दुर्भग और दुस्वर और अनादि। दुर्भग, दूसर अनादि। और अनादि, हाँ। ये तीन प्रकृतियां दुर्भग त्रिक में, ठीक है? थर्ड कौन सी है? अनादि। अनादेय। अनादेय। अनादेय, दुर्भग दूसर। ठीक है? लिखा है? जी सर। बोला अब आगे चलते हैं। अब दो चीजें, एक ही त्रस्त्रिक। त्रस्त्रिक किसे कहते हैं? आता है आपको? दस दशक। हाँ, उपस्थ की तीन क्या आ जाएगी? त्रस, बादर और पर्याप्त। कौन है? त्रस, बादर और पर्याप्त। बादर और पर्याप्त। इसी तरह से सूक्ष्म त्रिक। सूक्ष्म त्रिक में क्या आएगी?
सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर हाँ? सूक्ष्म तृक में सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। और सूक्ष्म क्या आ जाएगा? अपर्याप्त और साधारण। ठीक है। और प्रत्येक ट्री, एक आएगी प्रत्येक ट्री। स्थिर शुभ प्रत्येक ट्री में क्या आएगा? स्थिर शुभ स्थिर शुभ प्रत्येक ट्रिक में आएगा प्रत्येक स्थिर और शुभ। प्रत्येक स्थिर और शुभ अशुभ नहीं, शुभ। शुभ शुभ और दशम ट्रिक में क्या आएगा? अशुभ दुर्भग दुस्वर अरे दशम ट्रिक, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र। मिथ्यात्व मौनी और मिश्र मौनी। हाँ, दर्शन का तो सम्यक्त में आएगा ना, सम्यक्त मौनी, मिश्र मौनी और मिथ्यात्व मौनी। ये दर्शन ट्रिक। दूसरा है अगुरु लघु ट्रिक। इसमें तीन प्रकृतियां कौन सी हैं? अगुरु लघु, उपघात और पराघात। परागत अगुरु लघु, उपघात और पराघात। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा अक्षर नहीं दिखा है, मेरे बोलने से लिख लें आप। अगुरु लघु ट्रिक में तीन प्रकृतियां, अगुरु लघु, उपघात और पराघात। और 21वां है स्त्यानिग्रिद ट्रिक। हाँ, स्त्यानिग्रिद और ट्रिक। स्त्यानिग्रिद का क्या मतलब? ये कौन सी प्रकृति है, कोई बता सकता है? दक्षिणावर्णीय की है। दक्षिणावर्णी अगुरु लघु में त्रिक नहीं आता है ना, चौक ही आता है। चौक आता है। हाँ? चौक। अरे चौक आएगा तब चौक की बात करेंगे, अभी तो ये बात करो ना। सत्यानगृद्धि निद्रा निद्रा प्रश्न। हाँ, यह तीन बातें आएंगी तब ये बात आएगी। ठीक है। ट्रिक में तीन बातें कौन सी आएगी? निद्रा निद्रा, प्रसला प्रसला और सत्यानगृद्धि। हाँ, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला हाँ, और प्रसला प्रसला सत्यानगृद्धि और सत्यानगृद्धि। ये तीन प्रकृतियां हैं। ठीक है। ये अब ट्रिक वाला मैटर पूरा हो गया, मतलब द्विक वाला भी हो गया और ट्रिक वाला भी हो गया, मतलब दो प्रकृति वाला भी मैटर हो गया और तीन प्रकृति वाला मैटर भी हो गया। अब कल हम चार प्रकृति वाला मैटर देखेंगे। चार प्रकृति एक साथ अगर बंद और उदय आएगी तो कैसे आएगी वो हम कल बताएंगे। ठीक है। ये नोट कर लिया आपने 21 तक जी। आगे हम 4 वाली बात और फिर आगे जो भी होगी सप्तक अष्टक जो भी होगी वो सब बताएंगे। फिर अपन बंद अधिकार चलाएंगे कि बंद अधिकार पहले गुणस्थान में 120 में से कितनी प्रकृतियों का बंद होता है, दूसरे में कितना होता है, तीसरे में होता है और क्यों होता है, क्या कारण है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। 12 और 13 वो निद्रा प्रचला और नेक्स्ट वाला ये दोनों वापस बताएंगे। हाँ, निद्रा प्रचला का मतलब दो है ना, निद्रा द्वीप। निद्रा द्वीप में निद्रा और प्रचला जी। और उसके बाद अस्थिर द्वीप, अस्थिर और अशुभ। ठीक है। स्थिर और अशुभ। ओके। ये अधिकतर प्रकृतियां नामकरण की, नामकरण की प्रकृतियां ही हैं, इसलिए ये
वाली प्रकृतियां, इनको थोड़ा संक्षिप्तीकरण करेंगे क्योंकि इनका बंध एक साथ होता है, कई बार उदय भी एक साथ होता है। तो इस तरीके से अपन थोड़ा संक्षिप्त में कर लेंगे तो जल्दी समझ में आएगी बात। ये तो क्या करना, बोर्ड पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये द्विक और त्रिक, ये दो पैटर्न अपन ने समझ लिए। अब आगे चतुष्क वाली प्रकृति अपन देखेंगे। चतुष्क में भी आप 4 प्रकृतियां तो लिख ही सकते हैं, जैसे अनंतानुबंधी चतुष्क कौन है, कौन कौन सी है? क्रोधमान माया, क्रोधमान माया लोग। इसी प्रकार से अप्रत्यय खाने वाले चतुष्क, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोग। और प्रत्यय खाने वाले चतुष्क, वो भी क्रोधमान क्रोधमान माया, और संजलन चतुष्क, वो भी क्रोधमान माया। क्रोधमान माया लोभ। इन 4 को लिख लें। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यय खाने वाले चतुष्क, प्रत्यय खाना वर्ण चतुष्क और संजलन चतुष्क। ठीक है, जी ये हाँ। 4 लिखनी है आपने और एक्स्ट्रा। और लिखा देते हैं चतुष्क का। जाति चतुष्क लिख लें। जाति चतुष्क में क्या क्या आएगी? बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पंचेंद्री। एकेंद्री से बेंद्री, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री। तो जाति चतुष्क में 4 प्रकृतियां हो गई, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। और वर्ण चतुष्क, वर्ण चतुष्क में क्या आएगी? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। हाँ, वर्ण का 4 आ जाएगी, जैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, क्योंकि एक साथ बंद हो रहा है ना इनका सबका, इसलिए तो बताया मैंने आपको पहले। तो वर्ण चतुष्क में हम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये चारों प्रकृति एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, अब फिर आगे बताएंगे और ये प्रकृतियां और आगे बता के फिर अपन आगे शुरू करें। नोट कर लिया सबने? सारी चीजें समझने का एक ही तरीका है और इनको समझने का कारण भी एक ही है कि हम गुणस्थानों को कैसे करेंगे, कषायों को क्या करेंगे, मंद करेंगे, कषायों को पतला करेंगे, कषाय को उपशमन करेंगे, है ना? तभी जाके हमारा भी क्या होने वाला है, कल्याण और कर्म की निद्रा होने वाली है। अन्यथा तो गुरुजी, एक बार वर्ण गंध रस स्पर्श का और बता दीजिए। क्या बताना है? वर्ण चतुष्क। वर्ण में भी चतुष्क आएगा वर्ण में? नहीं, चतुष्क में वर्ण चारों का एक शब्द साथ बंद होगा। चारों प्रकृति का बंद होगा, वर्ण का भी होगा, गंध का भी होगा, गंध, रस, स्पर्श का भी। वर्ण चतुष्क बोला, इसका मतलब कि चारों चीजों का। अपन ने जैसे वर्ण आदि की 20 प्रकृतियां होती है, उसमें से 4 ही थी ना, 16 निकाल दी थी। समझ में आ रहा है? वर्ण आदि की 20 प्रकृतियों में से हम बंध योग कितने मान रहे हैं? 20 प्रकृतियों में से कितनी मान रहे हैं? 4 मान रहे हैं, मतलब 16 का बंध नहीं मान रहे। तो ये जो 4 प्रकृतियां हैं उनको वर्ण चतुष्क में ले लिया, यानी वर्ण भी, गंध भी, रस भी और स्पर्श, बस इसी में उन सबका बंद हो जाता है। तो वर्ण चतुष्क जब जब भी आएगा तो हम चारों चीजों को समझना है। ठीक है, यानी कलर का भी बंद हो रहा है, गंध का भी हो रहा है, रस का भी हो रहा है और स्पर्श का भी बंद हो रहा है। ठीक है, गुरुजी, ये जो संज्वलन कषाय है वो क्या सिर्फ 11वें गुणस्थान में ही उत्पन्न होता है? 11 गुणस्थान में तो उपशमन होता है, उदय थोड़ी होता है। हाँ, वहीं पे वापस उदय होता है। नहीं, वहां से गिरेंगे तो उदय होगा ना, 11 गुणस्थान से गिरेंगे नहीं, तो। गिरते हैं तो उदय होता है। नहीं, अभी वो शालीभद्र जी का बोलते हैं ना, तो उनकी वो समकित उपशम समकित थी क्या उनकी? ऐसे वो एक डाउट आता है अभी उपशम समकित के लिए, वो कल से मेरे को डाउट। संगीता कहाँ मैटर आया है? वो उपशम आप गुणस्थान में बताए ना, मैंने गुणस्थान आपका सुना नहीं है। वो उपशम के लिए मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है वो, इसके कारण कुछ भी आगे समझ में नहीं आ रहा है। उपशमन का मतलब नहीं समझ में आया?
वो उपशम 11वां गुणस्थान ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो बोलते हैं कि काल करे तो अनुत्तर जो विमान में कि जाते हैं, है, उन कषायों को दबा दिया। तो फिर उदय में अनुत्तर विमान नहीं गुरुजी, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में कैसे जाता है? वीतराग अवस्था आती है बोलते हैं, तो अर्थ कैसे 11 है ना, उपशांत कषाय कषाय वितराग छत्तीस गुणस्थान नाम है 11 गुणस्थान का। हाँ तो उनकी कषाय उपशांत हो गई, उपशांत हो उदय गई। में तो वितरागी हो गए, किंतु वितरागी छद्मस्त हैं, अभी केवल ही नहीं हुए हैं। नहीं, खाली वीतराग अवस्था है पर छद्मस्त है। अच्छा हाँ हाँ, और उस अवस्था में अगर कोई जीव काल कर जाता है हाँ, तो अंतर विमान में जाता है, सर्वार्थ विमान में जाता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाता है। समझ में आया? हाँ समझ में आया, पर ये शालिभद्र का क्यों देते हैं उदाहरण? वो सारे समझ में तो बदले उनका 7 लव का आयु बाकी था इसलिए वो चले गए, तो वो क्या 11वें गुणस्थान को टच किए थे क्या? उन्होंने तो सम्यक लेके संयम लेके इतना पाला था ना, फिर उनका अरे उपशमन। जरूरी थोड़ी है कि 11 गुणस्थान वाला ही सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा, ये कहाँ बताया आपको? हाँ तभी तो जा सकता है ना भाई, सर्वार्थ सिद्ध वाला तो जाता ही है, अच्छा दूसरा साधक भी तो जा सकता है ना वहाँ, अच्छा, दूसरे उपशमन वाला भी जा सकता है। ओके सूक्ष्म वाला भी जा सकता है, उपशम वाला भी जा सकता है। ओके ओके ओके। श्रेणी वाला जो जीव है वो जा सकता है, मान लो श्रेणी चल रहा है ना, काल कर गया तो काल कर दिया तो वो सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा या 4 अंतर में जाएगा? अंतर में भी जा सकता है, यूं। अंतर में भी जा सकता है और अब 13 क्या भोग भी कर। किंतु शरीर चल रहा है, 8वां या 9वां चढ़ा और चढ़ते हुए काल कर गए जीव, हाँ आयुष पूरा हो गया, तो फिर वो श्रेणी चढ़ा हुआ जीव कहाँ जाएगा? अंतर विमान में जाएगा। ये 7वें गुणस्थान वाला जीव भी क्या है? अप्रमत्त अवस्था में है। हाँ अप्रमत्त अवस्था में जीव अपन धन्ना अंगार का लेते हैं ना, वो भी तो अंतर विमान में है। धन्ना अनगा हाँ, तो वो श्रेणी थोड़ी चढ़ रहे थे क्या? वो तो अप्रमत्त अवस्था में थे, किंतु उनकी 7 अच्छा लव जितनी अप्रमत्त आयु अवस्था में थे। कम हाँ पड़ हाँ गई, 7 हाँ लव जितनी आयु कम हो गई, अगर हाँ इतनी आयु होती तो कर्म का क्षय हो जाता। अच्छा अच्छा, तो ये नियम नहीं है इसका मतलब। ओके ओके, नहीं का उदय हो इसलिए नहीं बोलते हैं ना, शालिभद्र जी का संज्वलन लोभ उदय हो गया, माँ को देखने का मोह उदय हो गया, इस कारण से वो चले गए। ऐसे सब जब आता है तो कंफ्यूजिंग हो जाता मोह उदय वाला मैटर का माँ का उदय कहाँ आ गया? ये कुछ समझ में नहीं आया। अब है। ये माँ तो का आखिर दर्शन तो नहीं करने ऐसा। का नहीं ऐसा आता है ना आरंभ में गुरु जी, माँ का शालिभद्र जी ने अपनी माँ का दर्शन करने के लिए, माँ की दर्शन करने के लिए उन्होंने आंखें खोल दी संथारे में, माँ को देखने के लिए। तो उनका जो कैसा संकेत था करके समझ में नहीं आया, इसलिए पूछा। ठीक है, तो अभी जा सकते हैं, बोल दिए ना आपने। आपके गुणस्थान का है लिया हुआ है ना वो लिंक, आप एक बार ग्रुप में भेजिए ना, मैं वापस पूरा समझना चाहती हूँ। मैंने नहीं देखा गुणस्थान का आपका। वो तो अवेलेबल तो है, और जो भी है वो देखेंगे। मैं अवेलेबल नहीं है। सारी लिंक्स है ना इसी चैनल पे ही है, आप इसमें ही पीछे पीछे जाते जाएंगे तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मैं उसका एक बार समझ के फिर आपसे पूछूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा। वो कल आप ही पूछ रहे थे ना, वो प्रथम हाँ उपशम हाँ संचित प्रथम उपशम वाला जो पहले चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, हाँ हाँ, किसने पूछा था प्रश्न जी? मैंने ही पूछा था, आप बोले प्रथम कल प्रथम बोल। उपशम प्रथम उपशम जो होता है, जो ग्रंथि भेद जन उपशम होता है, वो हाँ श्रेणी नहीं, वो श्रेणी नहीं चढ़ता। वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता ना? मीन्स कौन सी श्रेणी नहीं चढ़ सकता गुरुजी? उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ सकता, शपथ श्रेणी भी नहीं चढ़ सकता। शपथ श्रेणी भी तो नहीं वही है ना, चढ़ेगा, उपशम भी नहीं चढ़ेगा, उपशम भी नहीं चढ़ता है। सेकंड बार में चढ़ेगा, सेकंड बार जब उपशम संहिता आएगी हाँ तब वो तब चढ़ सकता है। नहीं आपकी चढ़ेगा आवाज कट के आ रही है गुरुजी, प्लीज प्लीज। यानी वो सेकंड बार उपशम संकेत प्राप्त करेगा, तब अगर उसको योग्य अवसर मिलेगा तो श्रेणी चढ़ सकता है, चढ़ेगा ही, ये तो अच्छा जरूरी द्वितीय नहीं, उपशम, चढ़ अच्छा सकता है। ठीक है, आप समझ गई। बहुत कृपा की दी बस। ओके ओके, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना, भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात होगी तो इच्छा में। बहुत बहुत मिच्छामि जय धन्यवाद जिनेंद्र, बहुत बहुत आपकी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत कृतज्ञता आपकी। बहुत